यकीन करना मुश्किल है कि 50 साल से वहां कोई गया ही नहीं। अप्रैल 2019, पहली बार एक प्राइवेट कंपनी चांद पर उतरने की कोशिश कर रही है। उन्हें नामुमकिन को मुमकिन करना है। ये उनकी अपनी मून लैंडिंग है। अभी तक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा नहीं किया। चांद की सतह पर उतरने वाला ये पहला प्राइवेट लैंडर है। जो बात $20 मिलियन का गूगल लूनर एक्स प्राइज जीतने के पक्के इरादे से शुरू हुई, अब वो अंतरिक्ष की निजी खोज का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाली है। लेकिन अब सब कुछ निर्भर है लैंडिंग पर। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें गड़बड़ हो सकती है। सभी स्टेशंस लॉन्च के लिए तैयार हैं। राउंड गो। रिटर्न टू द मून। इक्कीस फरवरी 2019, लूनर लैंडिंग से 50 दिन पहले। इस वक्त आप केप कनावरल फ्लोरिडा में फाल्कन 9 का लाइव व्यू देख रहे हैं। सभी स्टेशंस लॉन्च के लिए तैयार हैं। ग्राउंड गो। आज का लॉन्च एक राइड शेयर मिशन है। ये प्राइवेटली फंडेड लूनर स्पेसक्राफ्ट में शामिल है। इसकी एक खास बात ये है कि चांद तक पहुंचने के लिए, जिसमें करीब 2 महीने लगेंगे, वो अपनी खुद की पावर इस्तेमाल करेगा। लोग नहीं समझते कि ये कितना मुश्किल है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ही अभी तक चांद की सतह पर पहुंचे हैं। इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी स्पेस आईएल चांद की धरती पर उतरने वाला चौथा देश होगा, जो बहुत बड़ी बात है। ये अब से बस कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला है। रॉक गो। लॉन्च में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गड़बड़ हो सकती हैं। मैं स्पेस शटल की लॉन्च टीम में रह चुका हूँ, इसलिए बहुत से काउंटडाउन्स में शामिल रहा हूँ। और सच कहूँ तो उस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन होती है और पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। कुछ भी गलत हो सकता है और अगर लॉन्च नाकामयाब होता है तो आप सब कुछ गंवा देते हैं। अच्छे से अच्छे रॉकेट का भी सक्सेस रेट 97% तक ही होता है। चांद की खोज का हमारा इतिहास 15,000 साल से भी ज्यादा पुराना तब का है, जब इंसान ने पहली बार आसमान में चांद को देखा और समझा कि धरती के ऊपर और भी बहुत कुछ है। लेकिन चांद पर उतरने की वैज्ञानिक कल्पना ने सिर्फ पिछली सदी से असलियत का रूप लिया है। 1950 के दशक से सिर्फ रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने स्पेसक्राफ्ट चांद की धरती पर उतारे थे और फिर 2013 में चीन ने। लेकिन ये तीनों देश दुनिया की सुपर पावर्स थे। लेकिन अब हमें एक बदलाव दिख रहा है। अब स्पेस में जाना सिर्फ सरकारों का ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसमें प्राइवेट कंपनीज और आम लोग भी शामिल हो गए हैं। नीचे आते वक्त स्पेसक्राफ्ट अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर होता है। स्पेस आईएल नाम की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो अपना मॉड्यूल स्पेस में लॉन्च करने वाली है। उनका लक्ष्य है चांद की सतह पर उतरकर बहुत से प्रयोग करना। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां लोग और छोटी टीमें वो कर सकती हैं जिन्हें पहले सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर किया जा सकता था। छोटी टीमें वो जोखिम उठा सकती हैं जो बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट्स नहीं उठा सकती। कुछ दिन पहले वाकई एक नई शुरुआत हुई है। ये बहुत ही क्रेजी आइडिया है और इसकी एडवेंचर है। ये मिशन वाकई मील का पत्थर है। किसी भी प्राइवेट कंपनी ने पहले ऐसा कभी नहीं किया कि सोलर सिस्टम में कहीं किसी दूसरी बॉडी पर लैंड करे। दो स्टेज वाला ये फाल्कन 9 रॉकेट 70 मीटर ऊंचा है। ये ऊंचाई एक 747 एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा है। ये लूनर लैंडर एक 70 फुट वाले डायमीटर पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित रखा गया है और आप देख सकते हैं कि ये व्हीकल के ऊपर वाला नुकीला हिस्सा है। ये ऊपर जाते पेलोड को एरियल थर्मोलोड, हीटिंग और कंटामिनेशन से बचाता है। आज से 10 साल पहले ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई भी कंपनी 10 साल पहले ऐसा कोई मिशन कर ही नहीं सकती थी। आज हम दुनिया भर की प्राइवेट टीमों को चुनौती दे रहे हैं कि वो रोबोटिक एक्सप्लोरर्स को डिजाइन करें, उन्हें बनाएं और उन्हें चांद की सतह पर छोड़ें। सितंबर 2007 में एलए में मैं लैरी पेज के साथ स्टेज पर खड़ा था, जो उस वक्त गूगल के सीईओ थे। वहां नासा के डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट बज ऑल्ड्रिन थे और हमने वहीं पर $2 करोड़ के द गूगल लूनर एक्स प्राइज की घोषणा की।
हमने सारी दुनिया की टीमों को चुनौती दी कि अगर आप सबसे पहले रोबोट बनाकर उसे लॉन्च करके चांद पर उतारते हैं और हमें फोटोज और वीडियोस भेजते हैं तो आप इस कैश प्राइज के हकदार होंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश या किस टीम से हैं। ये लोगों को चांद पर जाने के लिए इंस्पायर करने के लिए था। जब प्राइवेट कंपनीज के सामने प्राइस की बात रखी गई तो उन्होंने इस पर काम किया। नवंबर 2010 में यारीव बाश नाम के युवा इंजीनियर को लूनर एक्स प्राइज के बारे में पता चला तो उन्हें एक अजीबोगरीब आइडिया आया। मुझे कंपटीशन का पता चला तो मैंने अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया, चांद पर कौन जाना चाहता है। दो दोस्त कफील डमारी और जोनाथन वाइनट्राब ने जवाब दिया और फिर तीनों तेल अवीव की एक लोकल बार में मिले। आप इस स्पेसक्राफ्ट के सबसे पहले स्केचेस को देख सकते हैं। उसकी क्या प्रॉब्लम्स होंगी और क्या टाइमलाइन है, आउटर स्पेस कैसा होगा, ये सब है इसमें। कमाल की बात ये थी कि तीनों में से सिर्फ एक की बैकग्राउंड एरोस्पेस थी, बाकी दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। पर उसने कहा लेट्स डू इट, अपना एक ग्रुप बनाते हैं और चांद पर चलते हैं। इसे बनाने में जो मुश्किलें थीं वो बहुत बड़ी थीं और ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा था। प्राइज जीतने के जोश में इन तीनों दोस्तों को ये ख्याल ही नहीं आया कि ये मिशन कितना लंबा और कितना मुश्किलों से भरा हो सकता है। स्पेस एक दुश्वार जगह है और ये बात वो बहुत जल्दी समझ गए कि वहां किसी चीज की लैंडिंग करवाना बहुत ही मुश्किल है। स्पेस फ्लाइट हार्डवेयर को वही बना सकता है जिसके पास इसे बनाने का एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आपने इसे खुद बनाया हो। और इसी सब को दिमाग में रखते हुए स्पेस आयल ने स्क्रैच से शुरुआत की। ऑन करो। उनके सामने बहुत सी चुनौतियां आईं, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे की। फिर अचानक एक कॉन्फ्रेंस में उनकी मुलाकात मॉरिस खान नाम के एक बहुत ही अमीर शख्स से हुई। उन्होंने कहा कि वो चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाले हैं, तो मैंने कहा कि आप मेरे ऑफिस में आइए, और मैंने उन्हें $1 लाख दिए। कोई सवाल नहीं पूछा, बस कहा कि शुरू कीजिए। स्रोतों का पूरा फायदा उठाने के लिए स्पेस आयल टीम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। स्पेस आयल ने स्पेसक्राफ्ट के लेग्स अपनी नई खोज द्वारा डिजाइन किए। उन्होंने एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब का इस्तेमाल किया जो चांद की सरफेस से टकराने के दौरान एनर्जी को सोख सकता है। लेग्स दरअसल बेडशीट पर 3D प्रिंटेड थे और ये स्पेस की खोज करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी थी। वास्तव में इसके मायने हैं कि 3D में प्रिंट करने के लिए आपने कंप्यूटर मॉडल यूज किया है, लेकिन 3D प्रिंटिंग की वजह से वो उसे जैसे चाहे जब चाहे बना सकते थे। इस अति आधुनिक टेक्नोलॉजी और अपने नए डिजाइन से स्पेस आयल के मॉड्यूल को बनाने की लागत कम करने में मदद मिली। उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा थर्मल प्रोटेक्शन नहीं लगाया और नेविगेशन सिस्टम्स भी बहुत कम थे। ये एक छोटा लैंडर है और फ्यूल के बिना इसका वजन 158 किलोग्राम है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने बहुत सारे तैयार किए हुए आइटम्स लिए और उन्हें उन सब हजारों पुर्जों को एक साथ चलाना था। वो बस किसी भी तरह इस कम खर्च वाले मिशन को कामयाब करना चाहते थे। कोई भी एक चीज फेल हुई तो पूरा मिशन ही नाकामयाब हो जाएगा, या तो ये चकनाचूर हो जाएगा या चांद पर पहुंच जाएगा। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के फैल्कन 9 रॉकेट पर सवार होने से स्पेस आयल की ईंधन की लागत मॉड्यूल के अकेले उड़ान भरने के मुकाबले बहुत कम थी। यहाँ सिर्फ स्पेस आयल का लैंडर ही लॉन्च नहीं किया जा रहा था, बल्कि वो फैल्कन 9 रॉकेट पर उसे चढ़ाकर लॉन्च कर रहे थे। स्पेस आयल मॉड्यूल के साथ 2 और पेलोड्स जाएंगे। यूएस एयरफोर्स की एक बेहद खुफिया छोटी सैटेलाइट और दूसरी इंडोनेशियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसे स्पेस में जाने वाली कार भी कह सकते हैं। सोयूज लॉन्च व्हीकल, स्पेस शटल वगैरह $1 अरब की लॉन्च व्हीकल्स हैं, क्योंकि आप उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन फैल्कन 9 के एक खास हिस्से को आप दोबारा यूज करते हैं, इसलिए इस पर खर्च होने वाली लागत लगभग आधी हो जाती है, फिर 75% कम और फिर आखिर में 90%। ये एक वैज्ञानिक कल्पना जैसा लगता है। रॉकेट का ऊपर लॉन्च होना, सेकेंड स्टेज तक पेलोड साथ होना और फिर रॉकेट की फर्स्ट स्टेज जो कि बॉटम वाला हिस्सा है, फिर गोल घूमना और पिछले रॉकेट्स को छोड़ना। फिर ये खुद की रफ्तार कम करता है और समुद्र के बीचों बीच एक बार्ज पर लैंड कर लेता है। वाकई कमाल है।